बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले मलिक रियाज ने एक स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट क्यों दिया, इसके पीछे वजूहत क्या है और अब होने क्या वाला है, और मलिक रियाज के खिलाफ क्यों ये निज़ाम एकदम खड़ा हो गया। तो मलिक रियाज के बड़े वफादार थे, मलिक रियाज के पालतू थे सारे के सारे लोग। ये अचानक हुआ क्या, जिस आदमी का टीवी पे नाम नहीं लिया जा सकता था, जिस आदमी को कभी भी कोई पकड़ता नहीं था, जिस आदमी के खिलाफ कभी कोई केसेस नहीं बनते थे, जिस आदमी को सारा निज़ाम ही ओब्लाइज करता था, उस आदमी के खिलाफ कैसे हो सकता है। पहले मलिक रियाज का आप स्टेटमेंट सुने, फिर आपको बताता हूँ अंदर की कहानी क्या है। मलिक रियाज ने कहा जी कि मेरा कल भी ये फैसला था, आज भी ये फैसला है, चाहे जितना मर्जी जुल्म कर लो, मलिक रियाज गवाही नहीं देगा। झूठी गवाही मांग रहे हैं ना इमरान खान के खिलाफ, तो मलिक रियाज ने कहा जी मैं तो गवाही नहीं दूंगा। पाकिस्तान में कारोबार करना आसान नहीं है। कदम कदम पर रुकावटों के बावजूद 40 साल खून पसीना एक करके अल्लाह के फजल से बैरिया टाउन बनाया और आलमी सतह की पहली हाउसिंग सोसाइटी का पाकिस्तान में आगाज हुआ। मेरे अल्लाह ने मुझे इस्तकामत दी और अपने मेंबर से किए हुए वादे मैंने पूरे किए। अनगिनत रुकावटों, सरकारी ब्लैकमेलिंग ने बाज़ औक़ात वादों की तकमील में तातुल पैदा किया, लेकिन मेरे रब ने हमेशा मुझे सरखुरू किया। सालों की ब्लैकमेलिंग, जाली मुकदमे और अफसरान की लालच को अबूर किया, मगर एक गवाही की जिद की वजह से बैरून मुल्क जाना पड़ गया। अब मलिक रियाज ने इससे पहले तो कभी बैरून मुल्क ऐसे नहीं गया, तो ये जाना क्यों पड़ा। मलिक रियाज को ये पता है कि इमरान खान के खिलाफ गवाही ना दी तो अभी तो 70-70, 80-80 साल के बुजुर्ग उठाए जा रहे हैं, तो मलिक रियाज का भी लिहाज कोई नहीं होगा, इसको भी उठा लिया जाएगा। लिहाजा मलिक रियाज जो है पहली दफा पाकिस्तान से निकल गया। इससे पहले बड़े मुकदमे बने, बड़ी चीजें हुई, कभी पाकिस्तान से नहीं निकला। लेकिन ये एक मलिक रियाज ने अपने मुंह से कहा कि एक गवाही की जिद की वजह से बैरून मुल्क मुंतकिल होना पड़ा। मुद्दतों से लोगों की ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान ब्रांड को वर्ल्ड क्लास ब्रांड बनाया जाए। अल्लाह ताला के फजल से इसका सबब भी बना, मुझे अल्लाह ने बनाया और दुबई में बीटी प्रॉपर्टीज का आगाज कर दिया। मलिक रियाज ने वह प्रोजेक्ट शुरू किया दुबई में, बीटी प्रॉपर्टीज का। और वो ये कहते हैं कि दुबई की तरक्की का राज, और फिर आगे शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, उनके विजन का जिक्र किया और उनका सारा बताया। फिर उन्होंने कहा जी नैब ने प्रेस रिलीज जो जारी की है ये ब्लैकमेलिंग का एक नया मुतालबा है, मैं जब्त कर रहा हूं, लेकिन दिल में एक तूफान लिए बैठा हूं। ऐसा ही जुमला आपको याद होगा नवाज शरीफ ने भी बोला था, लेकिन वो तूफान नवाज शरीफ के दिल के अंदर ही फारग हो गया। और अगर ये बंद टूट गया तो फिर सबका भरम टूट जाएगा। ये मत भूलना कि पिछले 25-30 सालों का सब राज सबूतों के साथ मौजूद है। ये तो बात ठीक है, मलिक रियाज के पास सारे ही नंगे हैं, बेशुमार राज मलिक रियाज के पास है, और मलिक रियाज को ये राज अफशा कर देने चाहिए ताकि पता चल जाए पाकिस्तान को किस किसने लूटा, किस किसने दो नंबरियां की हैं, कौन कौन रिश्वत लेता रहा है, कौन कौन प्लॉट्स लेता रहा है, कौन कौन फायदे लेता रहा है, किस किसने क्या क्या कमाया है, जरदारी ने क्या किया, बिलावल हाउस कैसे बना। ये बताएं कि नवाज शरीफ के बेटे की प्रॉपर्टी डबल कीमत में क्यों खरीदी। ये भी बताएं कि अलकादर यूनिवर्सिटी की जमीन क्यों दी। जो बताना चाहते हैं बताएं। मलिक रियाज को यह भी बताना चाहिए कि किस किस ऑफिसर ने उनसे क्या क्या लिया, और कौन कौन सा ऑफिसर रिटायरमेंट से पहले ही मलिक रियाज के लिए काम कर रहा था और वो जैसे ही रिटायर हुआ वो मलिक रियाज का मुलाजिम कैसे बन गया। ये बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जर्नैल हैं, ब्रिगेडियर्स हैं और बहुत सारे लोग हैं, ये सारे मलिक रियाज के मुलाजिम बन जाते थे नौकरियों से फारिग होने के बाद। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, तो ये मलिक रियाज साहब को सारा राज खोलना चाहिए। उन्होंने कहा जी बैरिया टाउन पाकिस्तान का कामयाब तरीन प्रोजेक्ट बना, और अब बीटी प्रॉपर्टीज जो दुबई है वो भी बहुत कामयाब होगा। अब वो ये कह रहे हैं कि दर्जनों मुल्कों से सरमायाकार जो है वो दुबई में आने वाले इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी का मुजाहरा कर रहे हैं, और 25 करोड़ पाकिस्तानियों को इस प्रोजेक्ट पे फख्र होना चाहिए। और इनकी कंपनी दुनिया के सबसे शफाफ, सबसे ईमानदार निज़ाम ने, यानी आलमी सतह के मुकाबले के लिए एक आलीशान मनसूबे के लिए चुना गया है। यानी दुबई के अंदर इनकी कंपनी चुनी गई और वहां पे एक बेहतरीन मनसूबा अपना कर रहे हैं, इस अज़म के साथ कि हमारा जीना मरना पाकिस्तान के लिए था और हमेशा रहेगा। अपने पाकिस्तानी भाइयों बहनों को यकीन दिलाते हैं कि हमने पाकिस्तान समेत दुनिया के हर मुल्क के कानून की पासदारी की है, हमेशा करते रहेंगे। मलिक रियाज ना तो किसी के खिलाफ इस्तेमाल होगा और ना ही किसी से ब्लैकमेल होगा। इंशाल्लाह दुबई प्रोजेक्ट कामयाब भी होगा और दुबई समेत पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पहचान बनेगा। अब जरा आप समझें कि ये मामला क्या है। हुआ यह है कि नैब ने कह दिया है और हुकूमत ने भी ये कहना शुरू कर दिया है कि जनाब मलिक रियाज के खिलाफ हम दुबई में जाएंगे, क्योंकि मलिक रियाज दुबई के अंदर एक बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और ये प्रोजेक्ट वहां पे इसलिए नहीं कर सकते कि पाकिस्तान के अंदर इन्होंने करप्शन की हुई है और यहां पे इनके मामला साफ सुथरे नहीं है, लिहाजा हम दुबई की गवर्नमेंट को राब्ता करेंगे और ये प्रोजेक्ट रोकेंगे। अब इसकी वजह क्या है, जरा चंद चीजें आप समझ लें। मलिक रियाज जब तक पाकिस्तान के अंदर कारोबार करता रहा, पाकिस्तान के अंदर ब्यूरोक्रेट्स की, एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो लोग हैं उनकी, हुकूमतों के अंदर जो लोग हैं उनकी चांदी होती रही। यानी मलिक रियाज के अगर आप मुलाजमीन की तादाद देखें तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो जनरल हैं, जो कर्नल हैं, जो ब्रिगेडियर हैं, रिटायर्ड, वो वहां पे काम करते रहे हैं। हत्ता कि कुछ लोग छुट्टियां लेकर भी मलिक रियाज साहब के लिए खिदमत सर अंजाम देते रहे हैं और दीगर सोसाइटीज़ के लिए भी खिदमत सर अंजाम देते रहे हैं। बहुत सारी पाकिस्तान में ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जिनके अंदर जो लोग काम करते हैं वो रिटायर अफसरान होते हैं और बाकायदा उनके दफातर होते हैं। मैं कुछ से मिला भी हूँ। तो पाकिस्तान के अंदर ये एक ट्रेंड है
कि फौजी रिटायर अफसरान को हाउसिंग सोसाइटी के अंदर मुलाजमत दी जाती है, और ये ट्रेंड जो है मलिक रियाज साहब ने शुरू किया था। तो एक तो बेनिफिट ये था। दूसरा, मलिक रियाज साहब ने सबकी जेबें भरी है। मलिक रियाज का जिसने रास्ता रोका, मलिक रियाज ने रास्ता बनाने के लिए जो उसने चाहा उसको दिया, और अपना काम वो निकालते रहे। ब्यूरोक्रेट को पैसे खिलाए, सियासतदानों को पैसे खिलाए, जर्नैलों को, जजों को पैसे खिलाए, सबको पैसा खिलाया मलिक रियाज ने, और मलिक रियाज के पास ये राज मौजूद है। अब इन राजों को छुपाने से क्या फायदा? पाकिस्तान का अगर मलिक रियाज ने भला करना है तो दुबई में प्रॉपर्टी या कोई एक प्रोजेक्ट बना के वो भला नहीं हो सकता। वो भला हो सकता है कि वो पोल खोल दें सबका और बताएं किस किस ने पाकिस्तान को कैसे कैसे लूटा, और किस किस को रिश्वत लेने की आदत है, किस किस को कमीशन लेने की आदत है। तो मलिक रियाज साहब अगर ये पोल खोल देना तो ये कोई 500-700 ब्यूरोक्रेट और ये सियासतदान और ये एस्टेब्लिशमेंट के लोग ये सारे बीच में आ जाएंगे। कम से कम कौम को पता तो चल जाएगा कि कौन कौन खाऊ है और किस किस ने पाकिस्तान को लूटने के लिए ये गेम की है। मलिक रियाज के पास वाकई बड़े राज है। मलिक रियाज वो राज बता सकता है, लेकिन वो बता नहीं रहा, और वो ये कह रहा है मैंने काम करने दो, क्योंकि पाकिस्तान में भी मलिक रियाज ने काम किया है, और यहाँ पे जो रुकावट आई है उसको चाहे पैसे दे के, जो भी करके, तलक लगा के, कुछ भी करके उसने अबूर किया है, और अब वो पाकिस्तान से बाहर भी दुबई में प्रोजेक्ट कर रहा है। प्रॉब्लम क्या आ रही है? नंबर एक, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी पाकिस्तान के कब्जे से बाहर चली गई है। बहुत सारे लोग जिन्हें सोने का अंडा खाने का शौक था, वो मुर्गी अब दुबई में चली गई, अब वहां पे अंडे दे रही है। लिहाजा वहां पे जाके इनको नौकरियां नहीं मिल सकती, वहां पे जाके ये कारोबार नहीं कर सकते, वहां पे जाके मलिक रियाज को ब्लैकमेल नहीं कर सकते, वहां पे जाके उससे पैसे नहीं ऐंठ सकते। नंबर एक ये है। नंबर दो, प्रॉब्लम एक और है। मलिक रियाज क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा था, और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त लोगों का एतमाद खत्म हो रहा है, तो जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनमें बड़ी तादाद उन इन्वेस्टर्स की होती है जो ओवरसीज होते हैं। यानी ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत बड़ी मिकदार में पैसा डालते हैं रियल एस्टेट के बिजनेस में। ये पूरी दुनिया में डालते हैं, लेकिन ज्यादा पैसा वो पाकिस्तान में ले आते थे। ये नहीं उन्हें बताया जाता था कि ये नई सोसाइटी लॉन्च हो रही है या इसका नया ब्लॉक आ रहा है, इस वक्त प्लॉट की कीमत ये है, 2-3 साल में ये प्लॉट की कीमत दुगनी या उससे ऊपर चली जाएगी। तो ओवरसीज पाकिस्तानी अपना एक्स्ट्रा पैसा मुंतकिल कर देते थे पाकिस्तान में, और ये प्लॉट्स या इनकी फाइलें खरीद लेते थे। बाद में वो कीमत बढ़ती थी, तो वो जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, बाद में उन्हें फायदा होता था, बाद में कई सोसाइटियां उनको धोखा भी दे देती थी। वो बेचारे प्लॉटों के पीछे पीछे भागते रहते थे, फायदे लेके ख्वार भी होते रहते थे, और बाद का जो है, और डेफिनेटली ये फायदा जो है वो जो रियल एस्टेट का बिजनेस करने वाले लोग हैं उनको ये फायदा होता था। और पैसा क्योंकि पाकिस्तान में आता था, तो जब टैक्स कलेक्शन होती थी वो पैसा पाकिस्तान में भी आ जाता था। ये डीएचए भी है, ये बैरिया भी है, ये अलीम खान की सोसाइटी भी है, ये और बहुत सारी सोसाइटीज है। ये पाकिस्तान में तो दर्जनों सोसाइटी है, लेकिन जो सबसे बड़ा जायंट था इसका, वो कौन था? वो मलिक रियाज था। अब मलिक रियाज ने दुबई में एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। दुबई प्रॉपर्टी के नुक्ता नजर से दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट बन चुका है, और मलिक रियाज ने प्रोजेक्ट सिर्फ दुबई में नहीं करना। मैं आपको यह भी बता देता हूं कि मजीद कुछ मुल्कों के मलिक रियाज को दौरे करवाए गए हैं, और वहां की हुकूमतों ने बाकायदा मलिक रियाज को कहा कि इत्थे भी प्रोजेक्ट कर दो। एक तो मलिक रियाज के पास एक्सपर्टीज है इस मामले में, दूसरा उनके पास कॉन्टैक्ट्स हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी जो है ना, वो मलिक रियाज पे इसलिए भरोसा कर लेते हैं कि उन्होंने वहां से पैसा बनाया हुआ कई लोगों ने। अब मामला यह है कि मलिक रियाज ने अगर बाहर प्रोजेक्ट शुरू कर दिए तो पाकिस्तान के अंदर जो रियल एस्टेट का बिजनेस है उसको धचका लगेगा। यानी डीएचए को धचका लग सकता है, अलीम खान की सोसाइटी को धचका लग सकता है, और जो सैकड़ों सोसाइटी है उनको धचका लग सकता है। इनमें ज्यादातर लोग जो है वो हुकूमत के साथ शामिल है, और हुकूमत के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं। लिहाजा पाकिस्तान का रियल एस्टेट नीचे जाएगा अगर मलिक रियाज ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के पैसे का रुख दुबई की तरफ मोड़ दिया। तो अब दुबई के अंदर लोगों को जो प्रॉब्लम पाकिस्तान में आते थे लॉ एंड ऑर्डर के, या दीगर मसाइल आते थे कि जमीन का कब्जा नहीं मिल रहा, या ये प्रोजेक्ट पता नहीं बनना या नहीं बनना, ये वाली कंफ्यूजन तो दूर हो जाएगी। नंबर एक। नंबर दो, मलिक रियाज के साथ उनके पहले ही कॉन्टैक्ट्स हैं, तो वो अपना पैसा वहां पे दुबई में मुंतकिल करेंगे। अब इसका फायदा किसको होगा? दुबई को होगा, मलिक रियाज को होगा। इसका नुकसान किसे होगा? पाकिस्तान के अंदर जो रियल एस्टेट का कारोबार करने वाले, चाहे वो इदारे, चाहे वो इंडिविजुअल्स हैं, चाहे वो बोर्ड बने हुए हैं, चाहे वो कंपनीज हैं, ये उनको नुकसान होगा पाकिस्तान में। लिहाजा इन्हें दो चीजें समझ आ गई है। एक तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हमारे हाथ से निकल के गल्फ में चली गई है, और एक जिद के चक्कर में गई है ना। ये उससे चाह रहे थे कि गवाही ले लें इमरान खान के खिलाफ, ने कहा जी मैं नहीं देता, मैंने माजी में किसी के खिलाफ नहीं दी तो मैं आप क्यों दूं, लिहाजा मैं नहीं देता, वो निकल लिए। अब ये जिद जो है वो सोने की मुर्गी जो है अंडा देने वाली, वो तो चली गई पाकिस्तान से बाहर। अब दूसरा मामला यह है कि साथ में वो अपने इन्वेस्टर्स भी ले गई। अब जो बाकी अंडे बच्चे होंगे या जो इन्वेस्टमेंट होगी वो सारी वो दुबई की तरफ ले जाएगा। तो पाकिस्तान में रियल एस्टेट वाले बहुत परेशान हैं, और इस वजह से ये पंगा इस तरफ को जा रहा है। नाज़रीन, एक और खबर यह है कि एक डॉक्यूमेंट्री बनी है जो वॉइस ऑफ अमेरिका ने बनाई। वॉइस ऑफ अमेरिका ने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है उसमें कुछ इंकशाफात हैं जो मैं आपके सामने रख देता हूं। वॉइस ऑफ अमेरिका ने तहकीकाती रिपोर्ट बनाई जिसमें उन्होंने ये बताया कि डी चौक में गोली चली थी। ना सिर्फ गोली चली थी बल्कि लोगों को गोलियां लगी हैं और वहां कत्लेआम हुआ है। हुकूमत इस चीज से हमेशा भागती रही है,
और कभी भी इसके बारे में बात नहीं कर रही। अब वहां पे डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत बन गई अमेरिका में और वॉइस ऑफ अमेरिका की इसके ऊपर रिपोर्ट आ गई। वॉइस ऑफ अमेरिका ने बाकायदा याफिस खान का इंटरव्यू किया। याफिस खान वो शहरी है जिसको जब वो वीडियो बना रहा था तो उसको गोली लग गई थी और उसने क्लेम किया कि मुझे गोली लग चुकी है। अब याफिस खान जो है वो ले गए अस्पताल और जाकर उन्होंने इसका एक्सरे करवाया खुद, वॉइस ऑफ अमेरिका ने, और उन्होंने देखा कि इसकी बॉडी में अभी भी गोली मौजूद है। इसके अलावा उन्होंने मजीद लोगों के बारे में बताया कि जनाब उनको भी गोलियां लगी हैं, यानी पेशावर में 11 गोली लगने वाले जख्मियों का इलाज हुआ है, ये भी बताया गया। और साथ इस रिपोर्ट में यह भी बताया कि पिम्स और पॉली क्लिनिक अस्पताल ने तफसीलात फराहम करने से अभी फिर इनकार कर दिया है। तो ये वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस वक्त आलमी सतह पर गवाहियां पहले भी आ रही थी, अभी भी गवाहियां आ रही है, और ट्रंप जो है वो वाकई बहुत गर्मी के साथ आया है। और ट्रंप की जो सारी तवज्जो है वो इस बात के ऊपर है कि उसने डीप स्टेट को या एस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त कैसे देनी है। ट्रंप ने आते ही जो पहला एक बड़ा कदम उठाया वो उसने ये किया कि नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी यानी NSA और CIA और दूसरी खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो डायरेक्टर्स हैं उनके समेत 51 मुख्तलिफ ओहदेदारों की सिक्योरिटी क्लियरेंस जो है वो खत्म कर दी, यानी इनकी सिक्योरिटी वापस ले ली है और उन पर अपने इख्तियारात से तजावुज़ और आइन की पामाली की बिना पर मुकदमे चलाने का ऑर्डर भी जारी कर दिया है। ये अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को तार तार कर देगा ऐसा लगता है डोनाल्ड ट्रंप, और अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर उसने अटैक कर दिया है। अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट दुनिया की सबसे ताकतवर एस्टेब्लिशमेंट है, वो डोनाल्ड ट्रंप से इलेक्शन हारी है और इलेक्शन हारने के बाद उन्हें अब पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को क्यों नहीं जीतने दिया, कभी आपने सोचा है? यही खदशात पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के भी थे। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को बांध रहा है, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को कानून के दायरे में ला रहा है, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहा है और उनकी मौज मस्ती खत्म कर रहा है इक्तदार में आने के बाद, क्योंकि उसने एस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त दी है इन इंतखाबात में। अब इसी तरह से पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को डर था कि अगर इमरान खान ने हमें शिकस्त दे दी और वो इक्तदार में आ गया, शिकस्त तो इमरान खान ने दे दी, लोगों ने लाइनों में लगकर वोट डाले और लोगों ने एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिए पर वोट डाले और इमरान खान साहब को अक्सरियत दी, 2/3 अक्सरियत से भी ज्यादा दी। अब इमरान खान साहब को हुकूमत में आना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को भी इसी चीज का डर था कि अगर इमरान खान इक्तदार में आएगा तो हमारा जो ग्रिप है, जो कंट्रोल है पाकिस्तान के ऊपर, वो खत्म हो जाएगा और इमरान खान साहब ऐसे इकदाम करेंगे जिनसे एस्टेब्लिशमेंट की पहले जैसी वक़्त नहीं रहेगी। अब नाज़रीन एक और आपको खबर मैं सुनाता हूं, अजीबो गरीब खबर है। पाकिस्तानी अजीब अजीब काम कर रहे हैं कि लापता जो अफराद का कमीशन है उसके अंदर जनाब तैनात कर दिया गया है 85 साल बुजुर्ग जस्टिस रिटायर फकीर मोहम्मद खोकर साहब को। अब आप अंदाजा करें, लापता अफराद का कमीशन है बलूचिस्तान से लेकर आज़ाद कश्मीर तक, खैबर पख्तूनख्वा से लेकर पंजाब और इस्लामाबाद तक, इवन सिंध में भी। पाकिस्तान का कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां पे लोगों को लापता ना किया जाता हो। जबरी गुमशुदगियां पाकिस्तान में एक मामूल बनती चली जा रही हैं और पाकिस्तान के रियासती इदारे इसको एक टूल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं कि जबरी तौर पे लापता करो बंदे को और किसी अदालत के अंदर इंसाफ नहीं मिलता, उसके घर वाले ढूंढते रहते हैं और इसको ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लोगों को दबाने के लिए, लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए और इख्तलाफ राय को कुचलने के लिए इसको एक टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। अब 85 साल बुजुर्ग को लगा दिया गया। मैं आपको शर्तिया कहता हूं कि ये जो 85 साल बुजुर्ग है ना, ये अकेले अपने घर से निकले तो लापता हो जाए। इस उम्र के अंदर तो बंदे को रास्ते याद नहीं रहते। इनको आप अंदरून शहर लाहौर में ले जाके छोड़ दें और देखें अपने घर पहुंच जाओ, ये बगैर किसी की मदद के अपने घर नहीं पहुंच सकते। ये इतनी बड़ी तादाद में लापता अफराद को उनके घरों में पहुंचाएंगे। ये पाकिस्तान की रियासत इससे ज्यादा भद्दा और बुरा मजाक कर नहीं सकती। इमरान खान साहब ने आज तारीफ की है ईमान मज़ारी साहिबा की, जो लापता अफराद के लिए बहुत काम कर रही हैं, बड़ी कोशिश कर रही है। उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। इस तरह के लोगों को लगाएं ना आप, यानी ऐसे लोगों को लगाएं जो वॉलंटियर कर सकें अपने आप को, जो दर्द दिल के साथ काम कर सकें, जो कानून को जानते हों और जो कानून के मुताबिक आगे बढ़ते जाएं। बहुत सारे और लोग हैं, बेशुमार लोग हैं, बहुत सारी तंजीमें हैं जो इसके ऊपर काम कर रही हैं, बहुत सारे जजेज हैं जो इसके लिए आवाज उठाते रहे हैं, जो हाल ही में रिटायर हुए हैं, उनको आप लगा सकते हैं। लेकिन इतने बुजुर्ग आदमी को लगाने के बाद एक्चुअली ये पैगाम दिया गया है कि जनाब हम जो चाहे वो करते रहे, जिसको चाहे मर्जी लापता करते रहे और जब कोई हमसे जवाब मांगेगा तो जवाब भी नहीं मिलना। एक और खबर है वो ये है नाजरीन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के हवाले से बड़ा कैटेगोरिकली कह दिया है कि अब हम चौथा जो मुज़ाकरात का राउंड है उसमें नहीं आएंगे। और उसकी वजह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह बताई है कि अगर तो हुकूमत ने ये हामी भर ली कि वो जुडिशल कमीशन बनाने जा रही है और उस पर वो बात करना चाहते हैं तो फिर तो बैठेंगे और बैठकर बात करेंगे। लेकिन 9 मई के हवाले से और 26 नवंबर के कत्ले आम के हवाले से अगर हुकूमत जुडिशल कमीशन नहीं बनाती और इसकी हामी नहीं भरती तो हम चौथे राउंड में मुज़ाकरात के नहीं बैठेंगे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्लियरली कह दिया है। जबकि हुकूमत ने इसके ऊपर टाइम मांगा। हुकूमत ने यह कहा कि जी हम 28 जनवरी तक
آپ کو بتا دیں گے کہ ہم یہ جوڈیشل کمیشن بنا رہے ہیں یا نہیں بنا رہے. میری اطلاع کے مطابق جوڈیشل کمیشن تو نہیں بنائیں گے, کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بڑا کلیئرلی یہ بتا دیا ہے کہ جناب اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم گلے میں رسا ڈال کے پاکستانی اداروں کا وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھ میں پکڑا دیں کہ آپ ان کو جھٹکے مارو. تو ایک طرح سے یہ رانا ثناء اللہ صاحب کا اعتراف جرم بھی ہے کہ اگر جوڈیشل کمیشن بنا اس معاملے پہ, یہ جو دو معاملات ہیں, اگر ان دو معاملات کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنا تو پھر اس میں پاکستان کے ادارے پھنس جائیں گے. ایک طرح سے یہ اعتراف جرم ہے کہ پاکستان کے اداروں نے 9 مئی اور 26 نومبر کیا ہے, اور اگر جوڈیشل کمیشن بنا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستانی ادارے پھنس جائیں گے اور پاکستان تحریک انصاف کا موقف درست ثابت ہو جائے گا, لہٰذا ہم یہ کر نہیں سکتے. ناظرین, عادل بزوئی والا جو کیس ہے وہ بڑا دلچسپ رخ اختیار کر گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف نے یہ کلیم کیا ہے, عمر ایوب صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف اور شہباز شریف دونوں کی سیٹیں جا سکتی ہیں عادل بزوئی کے کیس میں. معاملہ یہ ہے کہ جو جعلی حلف نامہ دیا گیا ہے عادل بزوئی کا, جعلی ایفیڈیوٹ, اس میں عادل بزوئی نے کیس کر دیا ہے, اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن کمیشن کو یہ باقاعدہ کہا ہے کہ جج, جیوری اور پروسیکیوشن کا کردار آپ ادا نہیں کر سکتے. اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں باقاعدہ یہ آبزرویشن آئی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی, جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے بار بار یہ کہا تھا کہ الیکشن کمیشن تو ایسا لگتا ہے کہ ایک پارٹی ہے, یعنی وہ جو مخصوص نشستوں والا کیس ہے اس میں الیکشن کمیشن ایسا نہیں لگتا کہ وہ ایک نیوٹرل ایک باڈی ہے کہ کسی کو بھی مخصوص نشستیں جائیں سپریم کورٹ یہ فیصلہ کر دے. نہیں, الیکشن کمیشن تو وہاں پہ ایک پارٹی بنا ہوا تھا کہ نہیں, ہر حال میں نے پی ڈی ایم کی جماعتوں کو اور اسٹیبلشمنٹ کی مرضی اور منشا کے مطابق میں نے مخصوص نشستیں دینی ہے, میں نے پاکستان تحریک انصاف کو اس کی مخصوص نشستیں نہیں دینی ہے. صاحبزادہ حامد رضا کے مدرسے کے اوپر ناظرین ایک اٹیک کیا گیا ہے, اور یہ جو اٹیک ہے یہ ان کے مدرسے کے اوپر کیا گیا. پنجاب پولیس کی بہت بڑی ریڈ ہوئی ہے وہاں پہ. وجہ یہ ہے کہ وہ ایک پریس کانفرنس کرنا چاہ رہے تھے اور ان کو روکنا چاہ رہی ہے پنجاب پولیس. اب آپ اندازہ کریں کہ ایک طرف مریم نواز جو ہے وہ جہاں دل کرتا ہے وہاں چلی جاتی ہے, جو دل کرتا ہے وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرتی ہے, جبکہ اپوزیشن کو ایک پریس کانفرنس کرنے کی اجازت نہیں ہے. عمران خان کے دور میں اپوزیشن نہ صرف پریس کانفرنس کرتی تھی بلکہ ان کو بھرپور کوریج ملتی تھی, بلکہ وہ جہاں دل کرتا تھا جلسہ جلوس کرتے تھے, جہاں دل کرتا تھا اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کرتے تھے. لیکن عمران خان کی پارٹی کو مریم نواز کی حکومت نے پولیس کے ذریعے سے پوری طرح سے کچلنے کی کوشش کی ہے, اور وہی کیا جو اسٹیبلشمنٹ نے انہیں کہا, یعنی جوتے پالش کرنے کا انہوں نے ریکارڈ قائم کیا ہے. مریم نواز نے ایک اور بڑی لمبی چھوڑ دی. انہوں نے کہا جی 130 سال کا ریکارڈ میں نے توڑ دیا ہے. وجہ یہ انہوں نے کہا کہ مریم آباد کے لوگوں نے کہا مجھے, کیوں مریم آباد جو ہے وہ اقلیتی لوگوں کی ایک علاقہ ہے, تو انہوں نے کہا جی مریم آباد کے لوگوں نے کہا کہ 130 سال کے بعد ہمیں کوئی حکمران ملا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مریم نواز کو تقریر لکھ کر کون دیتا ہے. نواز شریف کو اور شہباز شریف کو ڈھونڈ کے جوتے مارنے چاہیے کہ یار ہم بھی یہاں پہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں. یعنی مریم نواز کی تعریف کرنے کے چکر میں باپ کا اور چچا کا اور کزن کا سب کا کریڈٹ کھا گئی. یعنی نہ شہباز شریف نے کچھ کیا, 3-4 دفعہ وزیر اعلیٰ رہا, نہ نواز شریف نے کچھ کیا, وہ بھی پنجاب کا وزیر اعلیٰ رہا, نہ حمزہ شہباز نے کچھ کیا, وہ بھی پنجاب کا وزیر اعلیٰ رہا. تو پنجاب کے اندر اس کے باپ دادا نے کبھی کچھ نہیں کیا, جو کیا مریم نواز نے کیا, اور وہ بھی ابھی کیا. اور ایک جناب کارڈ جاری کر دیا اقلیتوں کے لیے, اور اس میں ایک مہم چلائی جا رہی ہے, اور قرضے کے پیسے سے مہم چلائی جا رہی ہے. آپ اندازہ کریں, اخبارات کے اندر روزانہ ان کا منہ چھاپ دیا جاتا ہے, کبھی آدھے صفحے کا کبھی پورے صفحے کا, اور دڑا دڑ اخبارات کو یہ اشتہارات دے رہے ہیں. یہی ایک وجہ ہے کہ اخبار ان کے خلاف لکھتا نہیں ہے, میڈیا ان کے خلاف بولتا نہیں ہے. یہ میڈیا کو اشتہارات دیتے ہیں, اخبارات کو اشتہارات دیتے ہیں, الیکٹرانک میڈیا کو اشتہارات دیتے ہیں, اور یہ سارے جو شوق ہیں ان کے وہ حسینہ واجد والے ہیں. کبھی یہ کسان کارڈ کی بات کرتے ہیں, کبھی یہ منیورٹی کارڈ کی بات کرتے ہیں, لیکن جو کارڈ اصل میں ہر آدمی کو سہولت دے رہا تھا, صحت کارڈ جو پاکستان تحریک انصاف نے جاری کیا تھا, جس سے ہر پاکستانی کو مفت علاج مل رہا تھا, وہ کارڈ انہوں نے پاکستانیوں سے چھین لیا. ناظرین, کچھ اور خبریں ہیں, وہ عام خبریں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے بڑی بڑی خبریں آ رہی ہیں, اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ایک بحران شدت اختیار کرتا چلا جا رہا ہے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہے وہ خبروں کی زینت ہے اور مرکز نگاہ ہیں, جبکہ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی کا تو نام بھی یاد کرنا پڑتا ہے اور وہ منظر سے بالکل غائب ہے. آئینی بینچ اور آئینی عدالت نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اختیارات کو لگتا ہے سلب کر لیا ہے, اور یہ چیزیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں اریٹیشن کا اور ایک تنازع کا باعث بن رہی ہیں. اس پہ بات کریں گے اگلے ویلاگ میں. اب تک کے لیے اتنے, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.